Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you how the diseases are spread. इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं और इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट्स या आप कह सकते हो प्रोटोजोआ। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एक तरीके से ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज करते हैं, यानी कि एक पर्सन से कांटेक्ट में आने के बाद दूसरे पर्सन तक वो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कि ये जो डिजीजेस ट्रांसफर होती है, हमने कहा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आए, मतलब कांटेक्ट में मतलब किस तरह का कांटेक्ट, ठीक है, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, किस करना, जूठा पानी पीना, एक दूसरे के कपड़े पहनना, मतलब ये सारे, मतलब क्या तरीका क्या होता है, ठीक है, कांटेक्ट में आने का क्या लेवल हो सकता है। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में हम यही बात करेंगे कि किस किस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो फैल सकती हैं, क्या मोड ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो मीन्स ऑफ स्प्रेड यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस किस तरीके से स्प्रेड करती हैं। ठीक है, सो हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड। ठीक है, मेनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, तो हर डिजीज का एक ही तरीका है फैलने का, एक जगह से दूसरी जगह फैलने का एक ही तरीका है, नहीं, अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज अलग अलग तरीके से फैल सकती है। इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से फैल सकती है ये इन्फेक्शियस डिजीज। देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज दैट एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड। ठीक है, जैसे कि in other words they can be communicated and so are also called communicable diseases। ठीक है, तो means of spread में हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट हो जाती है, यानी कि बातचीत के दौरान या मतलब पर्सन के कांटेक्ट में आने को हम कम्युनिकेट कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उन्हीं को हम कम्युनिकेटेड डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, जैसे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में डिफरेंस करने के लिए आता है, वैसे ही आपको ये भी आ सकता है कि इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक। ठीक है, ये सारी चीजें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, सो सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। आप ये भी पता है हमको, पहले के समय में ये अंधविश्वास था कि कोई भी बीमारी जो है वो भगवान का प्रकोप होती है। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि कोई भी बीमारी का पीछे एक कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं एंटर करेगा तब तक हमें वो डिजीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता कैसे है। ठीक है, पहले के लोग जब उनको पता नहीं था तो किसी को देख लेते थे या कोई उनसे मिलने आ जाता तो लोग कहते थे किसने जो हम पे भूत कर दिया है या टोना कर दिया, इस तरह की बातें करते थे ना। ठीक है, तो ऐसा होता था कई बार कि वो पर्सन खुद इन्फेक्टेड रहता था और उसके आने की वजह से सामने वाला भी इन्फेक्टेड हो जाता था, तो लोग इसको अदरवाइज लेते थे। ठीक है, लेकिन उसके पीछे उनका मतलब जो असर्शन था वो ठीक था कि उस पर्सन के मिलने की वजह से उनको डिजीज हुई, बट इसके पीछे का जो रीजन था वो रॉन्ग था। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये था कि वो खुद पर्सन इन्फेक्टेड है लेकिन वो उसको भगवान का प्रकोप या अदरवाइज लेते थे। ठीक है, सो अब ये कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादातर कैसे फैलती है, हवा से फैलती है। ठीक है, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे आपने कॉमन कोल्ड का देखा होगा। ठीक है, कि कोई पर्सन कॉमन कोल्ड हुआ है तो अगर वो स्नीज करेगा, छींकेगा या उसकी छींक के ड्रॉपलेट्स इधर उधर जाएंगे, ठीक है, और नॉर्मल पर्सन उसको टच करेगा तो उसके भी चांसेस है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। जैसे आपकी क्लास में सर्दी जुकाम एक बच्चों को होता है तो बहुत सारे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, सो दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ।
ठीक है। खांसने से या छींकने से जो उसके मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंचेंगी तो वो पर्सन भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. तो जो भी पर्सन इस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज नियर बाय विसिनिटी में खड़ा होगा, उसके भी चांसेस है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड। जैसे हमने कॉमन कोल्ड देखा है, जो सर्दी जुकाम होता है उसी को कॉमन कोल्ड कहते हैं। कोरोना वायरस डिजीजेस जैसे कोविड-19 भी एक एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज कैटेगरी में आता है ये भी। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस टीबी के मरीज भी जो है इस तरीके से डिजीज को फैलाते हैं, इसलिए टीबी के मरीजों से भी हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हम उनकी छींक या उनकी खांसी से दूर रहे, ठीक है। सो वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्व्स। हम सबको पता है कि कभी किसी पर्सन को सर्दी जुकाम होता है, अगर हम उसके पास बैठते हैं तो हमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है। हमने ये सब कभी ना कभी रियलाइज जरूर किया होगा कि मुझे सर्दी क्यों हो गई, या मेरे फ्रेंड को सर्दी हुई थी तो मुझे भी हो गई, या घर में किसी को हुई तो मुझे भी हो गई, ठीक है। सो ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड अवर लिविंग कंडीशंस आर, द मोर लाइकली इट इज दैट द एयरबॉर्न डिजीजेस विल स्प्रेड। तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा क्राउडिंग मतलब भीड़ रहेगी, और जितने ज्यादा भीड़ रहेंगे उतनी ज्यादा वो तेजी से डिजीज के स्प्रेड करने की कंडीशंस ज्यादा रहेगी, ठीक है। जैसे हमने कोरोना वायरस में देखी कि ज्यादा जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे डिजीज और तेजी से फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि कैसे जो है एयरबॉर्न डिजीज फैलती है। आप देखिए कि ये पर्सन बना हुआ है, इसने खांसा या छींका, इसके खांसने और छींकने से स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदे जो है, आप सबने टीवी पे विजुअल्स देखे होंगे कैसे कोरोना वायरस फैलता है, यू कैन रिलेट टू दैट, ठीक है। तो जब इसने खांसा या छींका तो बहुत सारे छोटे छोटे एयर में ड्रॉपलेट्स आ गए, ठीक है। वो ड्रॉपलेट्स कुछ बड़े होते हैं, उसमें कुछ मीडियम साइज के होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ही छोटे होते हैं ड्रॉपलेट्स, जिसको कि हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स कह रहे हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन। तो ये जो खांसा या छींका, इसके ड्रॉपलेट्स 3-4 जोन में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे आउटर जोन है उसमें सबसे ज्यादा स्मॉल न्यूक्लियाई है, वो इतने छोटे एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है साइज में, तो अगल बगल जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल हैं या किसी भी डस्ट पार्टिकल के ऊपर वो ड्रॉपलेट छोटी सी चली गई और वो वाटर इवेपोरेट हो गया, तब पर भी क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड रहते हैं, तो उस डस्ट के सरफेस पे, जो कि हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस डस्ट सरफेस पे भी वो बैक्टीरिया बहुत दिनों तक जिंदा रहता है और थ्रू एयर या वो वायरस जिंदा रहता है। मतलब वायरस तो जिंदा नहीं रहता लेकिन वो एयर के अंदर घूम सकता है, ठीक है। और फिर जब हम उस एयर को ब्रीथ करते हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। सो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैरिड इन एयर करेंट्स फॉर मिनट्स टू आवर्स, बहुत घंटों तक ये रह सकता है, ठीक है। और न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स तो ये कहती है कि 10 डेज तक भी जिंदा रह सकता है, मोर देन 10 डेज तक भी जिंदा रहता है। ये अलग अलग वायरसेस और अलग अलग बैक्टीरिया के लिए वेरी करता है, ठीक है। सो अगर हम वेंटिलेटेड एरिया में रहें, ठीक है, जहां पे कि खुली हवा, ताजी हवा हमेशा आती रहती है, तो हमारी इन्फेक्टेड होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। वहीं अगर हम क्लोज रूम में रहें तो वही एयर बार बार रिसर्कुलेट होगी, तो हमारे इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इस फिगर में आप जैसे देख सकते हो कि जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे सेटल हो गए, लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल टू ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। और इसका हमने देखा कि 6 मीटर की दूरी बना के रखी है कोरोना में भी, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि अगर कोई खांसता है, छींकता है, तो उसकी ड्रॉपलेट जो है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर तक जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम इस एयरबॉर्न डिजीजेस को हम स्प्रेड होने से रोक सकें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड ना हो पाए, इसलिए इसके ऊपर भी बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है। सो
डिजीजेस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर। अब एयर की तो हमने बात कर ली, ठीक है, लेकिन डिजीजेस केवल एयर से ही नहीं, वाटर से भी फैल सकती हैं। कैसे? कि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी लें, अब वाटर कंटामिनेटेड कैसे होगा, ठीक है। सो दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज कॉलरा गेट मिक्स्ड विद ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय, ठीक है। अगर कोई पर्सन गट डिजीज यानी पेट की बीमारी जैसे टाइफॉइड है, कॉलरा है, इस तरह की डिजीजेस से ग्रसित है, ठीक है, और वो एक्सक्रीटा मतलब जो उसका लैट्रिन है, ठीक है, जो उसका फीसिस है, उसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिल जाता है तो वो बैक्टीरिया या वो वायरस अपना रूट ढूंढ लेते हैं। हमने जैसा देखा कि कोरोना वायरस भी ओरल फीकल रूट से भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वो पर्सन अगर ड्रिंकिंग वाटर में वो मिल जाता है एक्सक्रीटा उस पर्सन का, जो पर्सन सफर्ड है, जो पर्सन बीमार है, ठीक है, तो उसका बैक्टीरिया या उसका वायरस अगर ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है तो वो पानी अगर हम पीते हैं तो भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। सो द कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर ए हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम, ठीक है। तो गंदा पानी हम उसी को कहते हैं। गंदा पानी मतलब यही कि उस पानी का जो उस पानी में ये चांसेस है कि उसमें बहुत सारा जो है सीवेज का पानी मिला हो या खुले में लोग शौच करते हैं, उसकी वजह से वो गंदा हो गया हो, ठीक है। तो यही चीज है कि जो पर्सन को बीमार करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो सच डिजीजेस आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी की सप्लाई होने से पहले उसका प्योरिफिकेशन नहीं होगा तो ऐसे डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और एयर और वाटर के बाद अब तीसरा तरीका है कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस का ट्रांसफर होने का है कि सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है दो लोगों के बहुत बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेट एक तरीके से आप कह सकते हो होने को हम कहते हैं, ठीक है। और इससे भी बहुत सारी डिजीजेस फैलती हैं, ठीक है। सो नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज साइफिल्स और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड। तो साइफिल्स भी है और एड्स भी है, ये दोनों ही डिजीजेस जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है। सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब कि जिस पर्सन के साथ आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हो, अगर वो पर्सन इस तरह की बीमारी से साइफिल्स या HIV से इन्फेक्टेड है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने पे उस पर्सन को भी वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। सो बाय सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। However, such sexually transmitted disease are not spread by casual physical contact. सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डिजीजेस ट्रांसफर होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैजुअल कांटेक्ट जैसे कि हैंड शेकिंग, ठीक है, रेसलिंग, इस तरह के कांटेक्ट से ये डिजीज नहीं ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। सो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट्स इंक्लूड हैंडशेक्स, हग्स, गले मिलना, स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, कुश्ती लड़ना, या और बाय एनी अदर वेज इन विच वन टच ईच अदर सोशली। तो सोशली टच करने से किसी को ये डिजीजेस नहीं फैलते हैं, ठीक है, बट सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डिजीजेस फैलते हैं, ओके। सो अदर देन द सेक्सुअल कांटेक्ट द वायरस कॉल्ड एड्स और HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू blood to blood contact with infected people. Other than the sexual contact, the virus causing AIDS, HIV can also spread through blood to blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. तो apart from sexual contact, HIV या AIDS जो है वो अगर कोई पेशेंट या कोई औरत अगर वो HIV पॉजिटिव है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड से अपने बच्चे को भी ये बीमारी ट्रांसफर कर सकती है, या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो अपने बच्चे को ये बीमारी ट्रांसफर कर सकती है। इसीलिए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका कंपल्सरीली ये HIV पॉजिटिव टेस्ट जो है किया जाता है कि ये जानने के लिए कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं होने वाला बच्चा को वो अनजाने में पॉजिटिव तो नहीं कर दे रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो पहले से ही उनको दवाई दे करके और उनको ब्रेस्ट फीडिंग से मना करके उस बच्चे को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और कई बार ये भी देखा गया है कि
जो HIV के पेशेंट्स हैं वो अपना खून डोनेट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो HIV पॉजिटिव है। तो उसका खून अगर किसी ऐसे नॉर्मल पर्सन को चढ़ा दिया जाएगा तो उसके भी चांसेस हैं कि वो HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ब्लड टू ब्लड भी फैलता है, ठीक है। सो वी लिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज फुल ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। तो हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं, एक ऐसे डाइवर्स अर्थ पे रहते हैं जहाँ पे केवल ह्यूमन से नहीं, हमारे अलावा बहुत सारे जीव जंतु प्राणी जो है हमारी इस धरती के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सो इट इज इनएविटेबल दैट मेनी डिजीजेस विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस ही ह्यूमंस को फैलाते हैं, बहुत सारे डिजीजेस के सोर्स दूसरे एनिमल्स या दूसरी ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में भी बात करते हैं अभी, जैसे कि दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अदर पोटेंशियल होस्ट। तो कुछ डिजीजेस जो है हमें ह्यूमंस टू ह्यूमंस नहीं फैलते। जैसे मलेरिया है, किसी को मलेरिया हो गया है तो वो पर्सन मुझे मलेरिया नहीं दे सकता है, ठीक है। वो उस पर्सन से मुझे मलेरिया तभी आएगा जब उसको काटे गया, उसको कोई मच्छर काटे और फिर वो मुझे काट ले, तब मुझे मलेरिया हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक कैरियर का या एक वेक्टर का काम करते हैं दो पर्सन्स के बीच में, ठीक है। सो these animals carry the infecting agents from a sick person to other potential host. These animals are thus the intermediaries and are called vectors, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है। और the commonest vectors we all know are the mosquitoes, क्योंकि मॉस्किटो खुद से कुछ डिजीज नहीं कॉज करता है, ठीक है। उसके अंदर एक जो है एक आप कह सकते हो कि पैरासाइट होता है जिसको कि हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। तो वो हमको जो है मलेरिया कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है, ठीक है। तो ये इस पैरासाइट का जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है, ठीक है। एंड इन मेनी species of mosquito the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs। तो आपने कई बार एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है इसको काटने की वजह से जो है मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है। तो जनरली फीमेल मॉस्किटो के काटने से ही होता है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड को सक करती है, क्योंकि उसको ब्लड चाहिए होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, जैसे कि हम, ठीक है। तो ताकि वो उस न्यूट्रिशियस ब्लड को यूज कर सके अंडे देने के लिए, ठीक है। इस वजह से वो उस ब्लड को सक करती है, लेकिन अनजाने में ही वो क्योंकि खुद एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड होती है तो उसका इन्फेक्शन वो हमें भी देके चली जाती है, ठीक है। सो ये रीजन है और वेक्टर की तरह वो काम करती है। सो मॉस्किटो फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब मान लिया इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब वो करेगी क्या? आपने देखा होगा कई बार कि सर्दी जुकाम होती है तो हमारी नाक और हमारी जो है चेस्ट में हमें पेन होती है, ठीक है। लेकिन जब हमें टाइफाइड होता है तो हमारा पेट जो है लूज मोशंस होने लगते हैं, कई बार हमें जो है सिर में दर्द होने लगता है, कई बार हमें बहुत तेज फीवर होता है। तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीजेस तो हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह अलग अलग ऑर्गन्स को या अलग अलग टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं, है ना। हमेशा तो एक ही जैसा, जैसे आई का इन्फेक्शन आए वो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन वो हमारे आई में ही इफेक्ट करता है। तो अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट के लिए अलग अलग हमारा ऑर्गन या अलग अलग उनका एक फेवरेट टिश्यू या फेवरेट ऑर्गन है जिसके ऊपर वो ज्यादा अटैक करना पसंद करते हैं, ठीक है। या उसी ऑर्गन को वो जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम देख रहे हैं टॉपिक ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं या टिश्यू स्पेसिफिक चीजों को या सिम्टम्स को शो करने को हम मैनिफेस्टेशंस कहते हैं, ओके। सो द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स, वेयर डू दे गो देयर। तो अलग अलग, कोई नाक से आता है, कोई कान से घुसता है, कोई मुंह से घुसता है, कोई स्किन के थ्रू घुसता है, लेकिन घुसने के बाद शरीर में जाते कहाँ पे हैं वो, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी कितनी लार्ज है, कितनी बड़ी है, और इसमें कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कितने सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है। सो द बॉडी इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द
माइक्रोब्स की कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा लार्ज है हमारी बॉडी. सो देयर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज वेयर दे कुड गो. तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारी जगह हमारे शरीर में जहां की वो जा सकते हैं और इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं. ठीक है. सो डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू डिफरेंट वंस. तो क्या सारे माइक्रोब्स या सारे जितने भी डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स हैं वो सबके सब एक ही टिश्यू है, एक ही ऑर्गन में जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, है ना. आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा होगा कि आई इन्फेक्शन होगा तो आई में ही इन्फेक्शन होगा, ईयर इन्फेक्शन होगा तो ईयर में होगा, नोज होगा तो नोज में, गट होगा तो गट में, है ना. तो हो सकता है कि सेम रूट से ये आते हों, लेकिन इन्फेक्शन ये अलग अलग ऑर्गन्स को या अलग अलग टिश्यूज को करते हैं. ठीक है. सो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब सीम टू हैव इवॉल्व टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो हर एक माइक्रोब बना ही होता है, उसका इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ रहता है कि वो किसी खास ऑर्गन या किसी खास टिश्यू को इन्फेक्ट करने के लिए ही बना हुआ होता है. ठीक है. और वो उसी ऑर्गन या उसी टिश्यू में पहुंचने की कोशिश करता है. ठीक है. सो इन पार्ट्स दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री. और कुछ मायनों में हम कह सकते हैं कि किस हिस्से से घुसा उसी हिस्से को इन्फेक्ट करने की ज्यादा कैपेसिटी वो रखते हैं. ठीक है. जैसे कि इफ दे एंटर फ्रॉम एयर वाया नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. जैसे अगर वो एयर के थ्रू आते हैं, नोज के थ्रू आते हैं, तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करें. ठीक है. सो दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस. टीबी जनरली, वैसे तो टीबी कहीं की भी हो सकती है, बोन टीबी होती है. ठीक है. और लेकिन ज्यादातर जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो एयर के थ्रू आते हैं और हमारे लंग्स को ही अफेक्ट करते हैं. ठीक है. सो इफ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया. जैसे साल्मोनेला है वो ज्यादातर वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, गट में जाता है, तो हमारे गट को इन्फेक्शन कॉज करता है. ठीक है. और दे कैन गो टू द लिवर लाइक द वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस. और या वायरसेस इन्फेक्शन करते हैं जो कि जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं, वो भी हमारे गट के थ्रू जाते हैं. ठीक है. बट दिस डिडंट ऑलवेज बी द केस. बट ऐसा हर समय नहीं होता है, ये ज्यादातर ऐसा नहीं होता है. वायरस किसी भी रूट से एंट्री कर सकता है या बैक्टीरिया किसी भी रूट से एंट्री कर सकता है और वो ज्यादातर डिजाइंड होता है, उसका एक पसंदीदा ऑर्गन पहले से ही होता है, वो वहां किसी भी रूट से पहुंच ही जाता है. ठीक है. और एक ये भी बात है कि बट दिस डिडंट ऑलवेज बी द केस. एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी बाय द सेक्सुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड टू द लिम्फ. लेकिन जैसे कि HIV का एग्जांपल दिया गया है, जो कि आता तो है हमारी बॉडी में सेक्सुअली इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट की वजह से. ठीक है. बट इसका स्प्रेड जो होता है हमारी पूरी बॉडी की लिम्फ नोड्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ. ठीक है. तो ये सब लिम्फ नोड्स मतलब वो नोड्स जहां पर की हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है स्टोर रहती है और वहां पे कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वहीं से व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है. ठीक है. तो ये HIV के जो वायरस है वो लिम्फ नोड्स को जाकर के डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी हमारी इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करके उनकी कैपेबिलिटी, हमारी जो कैपेबिलिटी है माइक्रोब्स के लड़ने से, उसको कम कर देते हैं. ठीक है. सो मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर. अब मच्छर तो हमें स्किन के ऊपर काटता है. ठीक है. तो उसका जो माइक्रोब है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है मच्छर के काटने की वजह से, और वो सीधे जाता कहाँ है, हमारे लीवर में, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा करके लीवर में चला जाता है, क्योंकि वो लीवर को इन्फेक्ट करने के लिए बना है. ठीक है. एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स. तो लीवर में जाता है, लीवर में वहां पे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है. तो वहां पे मलेरिया में ये इफेक्ट करता है. वैसे ही एक बुखार आपने सुना होगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस. ठीक है. तो ये एक वायरस की वजह से होता है. सो वायरस कॉजिंग जापानीज इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट बट इट गोज टू इन्फेक्ट द ब्रेन. तो वैसे ही मच्छर के काटने से भी जापानीज इंसेफेलाइटिस होती है, जिसको कि हम दिमागी बुखार भी कहते हैं. बट दिमागी बुखार जो है किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन को. लेकिन इसका मच्छर भी हमारी स्किन को ही काटता है ना. और वो जो भी इन्फेक्टेड एजेंट है या वायरस है वो उस रूट से, ब्लड के रूट से हमारे ब्रेन पे पहुंच जाता है और ब्रेन फीवर कॉज करता है.
ठीक है। सो द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। तो किसी भी डिजीज का सिम्टम्स या साइन कैसे पता होता है? जिस भी ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है उसी से हम उसके सिम्टम्स या साइन को बता सकते हैं, ठीक है। सो इफ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस। अगर किसी भी माइक्रोब का, जैसे अगर किसी को जो है खूब खांसी आ रही है, जुकाम हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसको कोरोना वायरस हुआ होगा, है ना, क्योंकि उसका सिम्टम्स यही है, ठीक है। इफ द लिवर इज टारगेटेड देयर विल बी जॉन्डिस। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ पड़ा है तो हम कहेंगे तुमको लिवर से इन्फेक्शन हो गया, लिवर में कोई डिजीज हो गई है, ठीक है। इफ द ब्रेन इज द टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टारगेट आपका ब्रेन है तो ब्रेन के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन will be if we know that what the target tissue or organ is and the functions that are carried out by this tissue or organ। तो किसी भी टिश्यू और ऑर्गन का अगर जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया है, ठीक है। सो इन एडिशन टू दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू, ठीक है। अब टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं ये सारे, लेकिन टिश्यू को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, बट एक ओवरऑल सिम्टम भी हमारी बॉडी को ये देते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि वो आया और हमारे ऑर्गन को इफेक्ट कर दिया, ठीक है। जब भी कोई भी नया इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी का अलार्म सिस्टम बज उठता है, ठीक है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो कि बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फाइट करने के लिए बना है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और जो है फाइट होती है, ठीक है। तो इस दौरान जो है हमारी बॉडी में एक ओवरऑल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि हम में फीवर होना, ठीक है। सो एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल्स टू अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो बहुत सारे जो है व्हाइट ब्लड सेल्स या इम्यून सेल्स को रिक्रूट करता है, जिस भी टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ रहता है वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स या इम्यून सेल्स जो है बहुत सारी पहुंचती हैं ताकि वो इस माइक्रोब को खत्म कर सके, हाँ, बॉडी से इस इन्फेक्शन को हटा सके। हमारी बॉडी ने भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रखा है, ठीक है। सो दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो कई बार हम देखते हैं ना कि कहीं पे जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहां लाल हो गया है या चोट जैसे लग जाती है या सूजन आ गई है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन, ठीक है। वहां पे एक दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना या वहां पे रेडिश हो जाना, ठीक है, या फीवर हो जाना, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। एज ए पार्ट of this process there are local effects such as swelling and pain and general effects such as fever। तो इन्फ्लेमेशन के ये सारे हिस्से हैं। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग है, पेन है एंड फीवर। तो ये सारी चीजें जो है एक ओवरऑल इफेक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर दिखता है अपार्ट फ्रॉम टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स। ओके, सो इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, in HIV infection the virus goes to the immune system and damages its function, ठीक है। तो कई बार जैसे टिश्यू स्पेसिफिक हमने देखा, लेकिन HIV के केस में क्या होता है कि HIV किसी टिश्यू को नहीं, किसी और ऑर्गन को नहीं इफेक्ट करता है। वो क्या करता है, जो हमारी इम्यून सेल है उसका काम होता है कि इन्हीं इम्यून सेल्स के ऊपर ही वो टारगेट होती है उसका, ठीक है। जैसे अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं कोरोना वायरस का टारगेट हमारा लंग्स है, ठीक है। HIV वायरस का टारगेट हमारी इम्यून सेल्स ही है, ठीक है, वो इन्हीं के ऊपर इफेक्ट करता है। जब यही नहीं रहेंगी तो क्या होता है कि जो दूसरे इन्फेक्शन अगर बॉडी में होंगे तो ये सेल्स ही उसको डिफेंस करने के लिए नहीं होगी। तो इस वजह से जो HIV के पेशेंट्स हैं वो HIV से कम मरते हैं, वो दूसरी छोटी छोटी बीमारियों से जनरली मर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को गार्ड करने के लिए कोई भी सेल जो है वो नहीं रह गई, ठीक है। For example, in HIV infection, the virus goes on to the immune system and damages its function.
Thus, many other effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many other minor infections that we face every day. तो रोजमर्रा के जीवन में जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, छोटी मोटी खांसी, जुकाम, सर्दी, ठीक है, इन सब का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम रोज हजारों लाखों बैक्टीरिया, वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी आई और हमसे टकरा के चली गई और हम ठीक भी हो गए। लेकिन HIV से इन्फेक्टेड पर्सन का क्योंकि इम्यून सिस्टम ही इतना कमजोर हो चुका होता है कि छोटे छोटे इन्फेक्शन भी उनकी बॉडी में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है, ठीक है। सो इंस्टेड वेरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। इस तरह के पर्सन में छोटी मोटी हल्की सर्दी जुकाम भी निमोनिया का रूप धारण कर लेती है। सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस। अल्टीमेटली इट इज दीज अदर इन्फेक्शंस दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS। ठीक है, HIV/AIDS के जो पर्सन होते हैं वो जनरली इन्हीं छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते हैं, ठीक है, ना कि HIV/AIDS से, क्योंकि HIV/AIDS क्या करता है, इम्यून सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सिवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। तो एक तो ये हो गया, जैसे हमने कहा कि अभी हमने कोरोना वायरस के केस में देखा कि किसी किसी को बहुत ज्यादा सिवियर हो गया, जबकि वो पर्सन बहुत हेल्दी, फिट एंड फाइन रहते थे, और किसी किसी को बहुत ही लाइट से सिम्टम्स आए, बहुत कम सिम्टम्स आए, वो जल्दी ठीक हो गए। कुछ लोगों को 5 दिन लगे ठीक होने के लिए, किसी को 50 दिन लग गए ठीक होने के लिए, इवन तो दोनों ने ही रिकवर किया। तो इसका क्या रीजन है? ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन में उसकी सिवियरिटी क्या है। सिवियरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स गए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद ये कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्मार्ट है, कितना तंदुरुस्त है, कितना तेज है, ठीक है, कि उसने उनके नंबर को बढ़ने से पहले ही रोक दिया, ये हमारी बॉडी और उसको फाइट करने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। तो एक जो टाइम का जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जो कितने अमाउंट में इन्फेक्शन गया है, ठीक है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि पर्सन रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, या उसको कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अननोटिस्ड। तो कई बार इतना छोटा इन्फेक्शन जाता है, जैसे कई बार हमें हल्का सर्दी जुकाम, एक दिन ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे सर्दी हो रही है, लेकिन अगले दिन हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, क्योंकि हमारे में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन गया रहता है, जिसको कि हमारी बॉडी रात भर में क्लियर कर देती, ठीक है। और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन चला गया होगा तो हमें तो फिर 5 दिन के लिए हम गए, हमें सर्दी जुकाम 5 दिन तक हम खांसते रहेंगे, छींकते रहेंगे, ठीक है। सो द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अननोटिस्ड, बट इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज द डिजीज कैन बी सिवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। और कई बार अगर इसका लार्ज अमाउंट चला जाता है इन्फेक्शन का तो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी हमारी जान भी जा सकती है। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। और इम्यून सिस्टम जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वो कितनी जल्दी माइक्रोब्स के इन्फेक्शन को क्लियर करती है, ठीक है। या शुरुआत में जब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन आया तो मान लेते हैं कि 10 माइक्रोब्स आए इनिशियली हमको इन्फेक्ट करने के लिए, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो 10 में से 9 को वो मार देता है, एक ही है। अब एक को डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तब तक हमारी बॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स को बुला लेगी और इस इन्फेक्शन को भी क्लियर कर देगी। लेकिन इनिशियली अगर 10 में से हमारी इम्यून सिस्टम ने केवल 2 को ही मारा, बाकी 8 जिंदा है, तो वो 8 और डिवाइड करेंगे, तो हमारी बॉडी जब तक और अपने साथियों को बुलाए और व्हाइट ब्लड सेल्स को बुलाए, तब तक वो इन्फेक्शन बहुत फैल गया होगा और हम सीवियरली डिजीज हो चुके होंगे और हमें ज्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में, ठीक है। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। सो सर्वाइविंग इन द बॉडी, वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर इन द चैप्टर। तो हायर स्टडीज में आगे की क्लासेस में आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सिवियरिटी ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ इन्फेक्शियस जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके एज के ऊपर डिपेंड करती है, आपके सेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करती है,
और जो है सबसे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट your doubt in the comment section. I will try to answer them as soon as possible. Thank you so much.